नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खबर की बात करते हैं तो भारत के डिफेंस बजट को लेकर आ रही है। भारत ने अपने सैन्य स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय रूप से उत्पादित हथियारों और प्रणालियों को 17,221 करोड़ सैन्य पूंजी बजट का 63% निर्धारित किया है। स्वदेशी खरीद के लिए आवंटन लगातार दूसरे वर्ष के लिए LCA तेजस MK-1A जेट, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, बुनियादी ट्रेनर विमान, अर्जुन MK-1A टैंक और अस्त्रा मिसाइल की खरीद इसमें शामिल है, जो कि स्वदेशी रूप से की जाएगी। इसके अलावा पिनाका रॉकेट सिस्टम और टैंक रोधी मिसाइलें भी इसमें शामिल हो सकती हैं। पिछले साल रक्षा मंत्रालय ने घरेलू खरीद पर 51,000 करोड़ रुपए या आप समझ सकते हैं कि पूंजीगत बजट का 58% खर्च किया और पिछले महीने HAL को दिए गए 83 LCA MK-1A जेट विमानों के लिए 48,000 करोड़ रुपए का अनुबंध अब तक का सबसे बड़ा स्वदेशी रक्षा खरीद सौदा है। पहले MK-1A विमान को 3 साल में भारतीय वायुसेना में पहुंचाया जाएगा और बाकियों को 2030 तक आपूर्ति की जाएगी। इस सौदे में 73 MK-1A लड़ाकू जेट और 10 LCA MK-1 ट्रेनर विमानों की आपूर्ति शामिल है। सेना के पूर्व महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने कहा कि स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों के लिए समर्पित वित्तीय आवंटन एक गेम चेंजर है और ये रक्षा में भारत के लिए बड़े पैमाने पर योगदान करेगा। भारत अपने आयातित सैन्य हार्डवेयर पर अपनी निर्भरता को कम करना चाह रहा है, जिसके लिए कई सुधार किए जा रहे हैं। पिछले हफ्ते रक्षा मंत्रालय ने घरेलू सैन्य खरीद लायक 13,700 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी, जिनमें 118 अर्जुन टैंक MK-1A टैंक खरीदने और आधुनिक सुरक्षा और सुरक्षा प्रणालियों के साथ बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों को खरीदने का प्रस्ताव शामिल है। और इस साल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को नए टैंकों के लिए 8,380 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रोटेक्शन सिस्टम यानी कि AFV के लिए 5,300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बेसिक ट्रेनर और LCS सरकार की नेगेटिव लिस्ट में शामिल हो चुकी है, जो अगले 5 साल में 101 अलग अलग प्रकार के हथियारों, प्रणालियों और गोला बारूद के आयात पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है। इस साल सरकार को हथियार प्रणालियों और गोला बारूद की दूसरी लिस्ट को जारी करने की संभावना है। इस महीने भारतीय सेना को 15 LCH की आपूर्ति के लिए HAL को एक अनुबंध भी दिया जाने वाला है। इंडियन एयरफोर्स और सेना को एक साथ 160 LCH की आवश्यकता है। भारतीय वायुसेना के लिए 106 बुनियादी ट्रेनर विमानों के लिए जल्द ही एक अनुबंध उसे मिल सकता है। पिछले साल अगस्त में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DAC ने इंडियन एयरफोर्स के लिए 106 हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 यानी कि STT-40 विमानों के लिए अपनी आवश्यकता की स्वीकृति यानी कि AON प्रदान किया था। इसके अलावा एयरबस डिफेंस एंड स्पेस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड संयुक्त रूप से एरोस्पेस के क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल के तहत 56 C295 परिवहन विमानों के साथ वायुसेना को लैस करने की उनकी योजना है। इस अनुबंध के तहत एयरबस पहले 16 विमानों को फ्लाई अवे की स्थिति में भारत पहुंचाएगी, जबकि 40 का निर्माण TASL के द्वारा भारत में ही असेंबल किया जाएगा। यानी कि भारत अपने डिफेंस बजट में घरेलू खरीद करेगा, जिसमें खासकर की फाइटर जेट्स, टैंक्स और मिसाइलें शामिल हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो सुपर सुखोई को लेकर आ रही है। दरअसल HAL ये चाहता है कि वो खुद सुपर सुखोई का निर्माण करे, जिसमें कि लगभग 200 सुखोई 30 MKI जेट्स को उन्नत किया जाएगा, वो भी नई तकनीकों के साथ। लेकिन अब ये रूस की मदद से किया जाएगा और इसके लिए जल्द ही रूस की आधिकारिक स्वीकृति भी मिल सकती है। आपको बता दें कि रूस खुद भी सुपर सुखोई पर काम कर रहा है। इसके लिए उसने बड़े पैमाने पर कई सिस्टम विकसित किए हैं, जिसमें नए डिजिटल कॉकपिट, आइसा फायर कंट्रोल रडार और कई एवियोनिक्स, जिसमें कि वर्तमान में AL-31F इंजन को स्वैप करने का प्रस्ताव भी शामिल है, जिसमें कि AL-41F टर्बोफैन इंजन वेरिएंट है जो सुखोई 35 जेट को पावर दे रहा है। लेकिन भारतीय वायुसेना के द्वारा प्रस्तावित HAL सुपर सुखोई प्रोग्राम में मौजूदा प्रणालियों के साथ ही आगे बढ़ेगा, जो कि खास करके तेजस MK-1A और MK-2 प्रोग्रामों के लिए विकसित की गई है। अभी हाल ही में सूत्रों ने बताया कि HAL को भरोसा था कि रूसी OEM की सहायता के बिना, यानी कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कि खास करके रशिया है, उसकी सहायता के बिना इस अपग्रेडेशन प्रोग्राम को वो पूरा करेगा, वो भी स्थानीय स्तर पर। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर इस चीज के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि रूसी सहायता के बिना, यानी कि रूसी OEM के बिना इस फाइटर जेट को अनऑथराइज माना जाएगा और किसी भी तरीके का जो संशोधन इसमें किया जाएगा, यानी कि जो भी मॉडिफिकेशन की जाएंगी, उसमें अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है तो इसके लिए रूस जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसे में भारत को रूस की सहायता लेनी बेहद जरूरी है, जिसमें कि भारत को अपने सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए रूसी OEM को भुगतान भी करना पड़ेगा। इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि ये एक तरह से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है, क्योंकि कभी ना कभी भारत को रशियन OEM असिस्टेंट की आवश्यकता हो सकती है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि HAL ने अपना कदम इसलिए भी उठाया है क्योंकि HAL ने काफी सारे मॉडिफिकेशन सुपर सुखोई के लिए
करने शुरू कर दी है। और उससे पहले ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 सुखोई 30 MKI के जो फ्यूजलेस थे उन्हें मजबूत करने का जो काम था वो HAL ने खुद किया बिना रूसी OEM की मदद से, जिससे भारत ने ब्रह्मोस एयर टू एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। क्योंकि इस तरीके के अपग्रेडेशन के लिए रशिया ने काफी मोटी कीमत मांगी थी, लेकिन HAL ने इसे खुद के दम पर करके दिखाया। लेकिन अभी ये बात क्लियर नहीं हुई है कि रूस और भारत दोनों HAL प्रस्तावित देशी सुपर सुखोई प्रोग्राम में अपनी तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए किस कीमत पर यानी कि कितने रुपए में सहमत हुए हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन बातचीत तो हुई है और रूस इसका हिस्सा बनने के लिए तैयार है। यानी कि दोस्तों इंडियन एयरफोर्स का कहना भी यहाँ पर ठीक है, क्योंकि मेन कोर तो रशिया ही है, क्योंकि रशिया ने ही इस फाइटर जेट को डेवलप किया है। और ऐसे में अगर HAL खुद यहाँ पर परिवर्तन करने की कोशिश करता है, जो कि एक अच्छी बात भी है, मॉडिफिकेशन करने में कोई दो राय नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि कल को अगर कोई इशू आता है तो रशिया हाथ खड़े कर देगा। ऐसे में हमें रशिया की तकनीकी सहायता लेनी बेहद जरूरी है। उद्योगपति नवीन जिंदल की जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड और रूसी सरकार की स्वामित्व वाली यूनाइटेड शिपिंग बिल्डिंग कॉर्पोरेशन ने अनिल अंबानी समूह की रिलायंस नेवल एंड इंजीनियर लिमिटेड यानी कि आर नेवल के गुजरात आधारित पीपावाव शिपयार्ड का निरीक्षण किया है इसकी खरीद फरोख्त को लेकर। सूत्रों के अनुसार जिंदल ने फरवरी के अंतिम सप्ताह में नौसेना के शिपयार्ड का निरीक्षण पूरा किया, जबकि रूसी सरकार की 5 सदस्यीय टीम ने 2 मार्च को अपना निरीक्षण पूरा किया है। आपको बता दें कि आर नेवल कई तरीके के बैंक करप्सी की वजह से भी जूझ रही है और आपको बता दें कि इस वक्त करीबन 43,587 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज आर नेवल पर हो चुका है। आपको बता दें कि आखिर क्यों रूस और जिंदल स्टील आर नेवल पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। दरअसल इसका कारण है कि रूसी फर्म भारतीय नौसेना के लंबे समय से लंबित प्रोजेक्ट 75 इंडिया पर नजर गड़ाए हुए है, जिसके तहत एयर इंडिपेंडेंट प्रपोजल सिस्टम यानी कि AIP सिस्टम वाली 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स का निर्माण किया जाना है। अगर यूएससी आर नेवल का अधिग्रहण करता है तो मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में ही नई पनडुब्बियों का निर्माण किया जा सकता है और इसके लिए उन्हें ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको पहले से ही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार मिलेगा। वहीं जिंदल पीपाव को कंपनी के जहाज निर्माण प्लेटों के लिए एक कैपेटिव क्लाइंट के रूप में देख रहा है। अगली अपडेट CDS जनरल विपिन रावत को लेकर आ रही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने कहा कि भारतीय सेना दुनिया की किसी भी अन्य सेना की तुलना में अधिक चुनौतियों का सामना कर रही है, इसीलिए रक्षा क्षेत्र में कई तरीके के सुधारों की आवश्यकता है और युद्ध के स्पेक्ट्रम को पूरा करने के लिए अन्य देश क्या परिवर्तन लेकर आए हैं उसका अध्ययन करने की जरूरत है। CDS रावत ने बताया कि नए उपकरण और रणनीति को लोगों से तेजी से जोड़ने के लिए नियोजित किया जा सकता है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। भारत एक जटिल सुरक्षा और चुनौतीपूर्ण वातावरण का सामना कर रहा है। आगे उन्होंने बताया कि परमाणु युद्ध के तहत पारंपरिक युद्धों या सीमित युद्धों के लिए संगठनात्मक संरचना पहले से मौजूद है, लेकिन उन्हें रीमॉडल, रीइक्विप्ड और रीओरिएंटेड करने की आवश्यकता है ताकि आवश्यक लचीलेपन के साथ डिजिटल युद्ध क्षेत्र में संयुक्त लड़ाई लड़ी जा सके। भारतीय सेना में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने संबंधी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। ये याचिका एक महिला अफसर ने लगाई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन न करने के लिए उन लोगों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने फैसले की अवमानना की है। याचिका में कोर्ट द्वारा स्थायी कमीशन के फैसले को लागू नहीं किए जाने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी 2020 को दिए अपने फैसले में सभी सेवारत शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए कहा था। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपना महत्वपूर्ण कमेंट हमें जरूर दीजिएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। 2 मार्च से 4 मार्च तक वर्चुअल माध्यम पर पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की ओर से मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट को संबोधित करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि आज हमारे क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ाने और चबहार के माध्यम से मध्य एशियाई देशों की समुद्र तक पहुंच प्रदान करने के लिए सभी क्षेत्रीय हितधारकों के साथ मजबूती के साथ काम करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एस जयशंकर ने कहा कि चबहार पोर्ट न केवल क्षेत्र के लिए कमर्शियल ट्रांजिट हब के रूप में उभरा है, बल्कि मानवीय सहयोग के वितरण की सुविधा भी है। भारत ने चबहार का इस्तेमाल सितंबर 2020 में अफगानिस्तान को मानवीय खाद्य सहायता के रूप में 75,000 मैट्रिक टन गेहूं भिजवाने के लिए किया था। भारत ने ईरान की सबसे खराब स्थिति से लड़ने में मदद की थी। आपको बता दें कि मैरीटाइम इंडिया समिट में यानी कि इस वर्चुअल आयोजन में अफगानिस्तान, अर्मीनिया, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान के मंत्रियों ने हिस्सा लिया। भारतीय सेना ने स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में तुर्कमेनिस्तान स्पेशल फोर्सेस के जवानों को ट्रेनिंग दी है। इस दौरान भारतीय सेना ने तुर्कमेनिस्तान स्पेशल फोर्सेस के जवानों को कॉम्बैट फ्री फॉल की ट्रेनिंग दी। साथ ही भारतीय सेना ने
तुर्कमेनिस्तान स्पेशल फोर्स के साथ स्काई डाइविंग के पहले चरण में ट्रेनिंग भी दी। इससे पहले फरवरी में भारत और तुर्कमेनिस्तान के 16 स्पेशल फोर्सेस के एक ग्रुप ने स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में स्काई डाइविंग में पहले चरण की ट्रेनिंग भी ली थी। भारतीय सेना के उत्तरी कमान मुख्यालय से संवेदनशील ऑपरेशनल डेटा के लीक हो जाने के बाद उसकी जांच की जा रही है। इस जांच के दौरान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से जुड़ा एक ड्रग रैकेट भी सामने आया है। शुरुआती जांच में 3 जवानों के कथित तौर पर शामिल होने की बात कही जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जब जवानों में से एक उधमपुर में था और कथित तौर पर मुख्यालय में ऑपरेशन डेटा तक उसकी पहुंच थी, 2 अन्य जवान अलग अलग बटालियन से थे। ये तीनों अलग अलग जगहों पर तैनात थे। सूत्रों ने कहा कि ये सब एक दूसरे से संपर्क बनाए हुए थे। आपको बता दें कि ड्रग व्यापार में कम से कम 2 जवानों की संलिप्तता है। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी लिंक के साथ नशीली दवाओं के व्यापार की जांच के दौरान ऑपरेशनल डेटा लीक की जानकारी मिली। साथ ही ये बात भी सामने आई है कि ऑपरेशनल जानकारी एक पेन ड्राइव के माध्यम से दी जा रही थी, जो कि इनक्रिप्ट किया हुआ था। सूत्रों ने बताया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस को अलर्ट कर दिया गया और इसमें 3 जवानों की साजिश नजर आई और अब जांच आगे की जा रही है। रियर एडमिरल एंटनी जॉर्ज ने दक्षिणी नौसेना कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला है और रियर एडमिरल राजेश धनखड़ को एसएनसी के चीफ स्टाफ ऑफिसर का पदभार दिया गया है। सूत्रों के अनुसार दोनों फ्लैग अधिकारी भारतीय नौसेना अकादमी के पूर्व छात्र रहे हैं। रियर एडमिरल जॉर्ज एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर के विशेषज्ञ हैं, वहीं एडमिरल राजेश धनखड़ नेविगेशन और डायरेक्शन में एक विशेषज्ञ हैं और उन्होंने नेविगेटिंग ऑफिसर और ऑपरेशनल ऑफिसर के रूप में फ्रंटलाइन युद्धपोतों पर काम किया है। अगली अपडेट इसरो को लेकर आ रही है। भारत और इटली ने अर्थ ऑब्जर्वेशन, अंतरिक्ष विज्ञान, रोबोटिक्स और ह्यूमन रिसर्च के क्षेत्रों में कई अवसरों को तलाश करने का फैसला किया है। इसरो ने अपने इंटरनेशनल पार्टनरशिप को मजबूत करने की दिशा में वर्चुअल मोड पर इटालियन स्पेस एजेंसी यानी कि ASI के साथ द्विपक्षीय बैठक की। यानी कि भारत अब अपने इंटरनेशनल पार्टनरशिप को और मजबूत कर रहा है, जिसमें ब्राजील के बाद अब इटालियन स्पेस एजेंसी के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने कई क्षेत्रों में अवसर तलाशने के लिए सहमति व्यक्त की है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।